नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में राजर्षि तुल्यकुल राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह आज का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान से गुप्त शासकों के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से गुप्त शासकों के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम चलते हैं राजर्षि तुल्यकुल राजवंश के बारे में। इस वंश के बारे में जो पहली बात आपको याद रखनी है कि राजर्षि तुल्यकुल राजवंश जो है ये छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये छत्तीसगढ़ का पहला क्या है, क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी राजवंश पढ़े उनका हम भारत के इतिहास में भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान देखते हैं। जबकि राजर्षि तुल्यकुल राजवंश जो है इनका जो स्थान था या शासन क्षेत्र था वो संभवतः छत्तीसगढ़ तक ही क्या था, सीमित रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश कहा जाता है। ठीक है, ये पहली बात एग्जाम में पूछा गया है, आपको दिमाग में रखना है कि राजर्षि तुल्यकुल राजवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। अगर हम इनके शासन काल की बात करें तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शासन किया। संभवतः इनका जो शासन काल था वो 5वीं से 6वीं शताब्दी तक रहा है। ठीक है, राजर्षि तुल्यकुल राजवंश का शासन काल 5वीं से 6वीं शताब्दी तक रहा है। अगर हम छत्तीसगढ़ में इनके शासन क्षेत्र की बात करें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। राजर्षि तुल्यकुल राजवंश जो था इन्होंने रायपुर और बिलासपुर के कुछ क्षेत्र में क्या किया, शासन किया। बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग का जो कुछ क्षेत्र था इन्हीं क्षेत्रों में इनका शासन था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो ये जो क्षेत्र है ये राजर्षि तुल्यकुल वंश का क्या था, शासन क्षेत्र था। ठीक है, इस वंश के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जितनी भी सीमित जानकारी है उसके आधार पर ही हम इस वंश के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है वो है आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, इस वंश का रायपुर के आरंग नामक स्थान से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है और यही ताम्रपत्र इस वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र से ही इस वंश के बारे में हमें सभी जानकारी मिलती है। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय का है। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र किसने जारी किया, इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय ने। ठीक है, ये जो ताम्रपत्र था ये सुवर्ण नदी से जारी किया गया है। ठीक है, किस नदी से जारी किया गया था, सुवर्ण नदी से आरंग ताम्रपत्र जारी किया गया था। अब ये सुवर्ण नदी कौन सी नदी है, इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद हैं, अलग अलग राय हैं इतिहासकारों के। ठीक है, एक इतिहासकार हैं डॉक्टर मिराशी। मिराशी का मानना है कि ये जो सुवर्ण नदी है जिसके नाम का उल्लेख है, ठीक है, ये जांजगीर चांपा में बहने वाली एक सोना नाला है। ठीक है, जांजगीर चांपा में बारिश के दिनों में एक नदी बहती है सोना नाला। इसी सोना नाला को क्या कहा है, मिराशी ने सुवर्ण नदी कहा है। अनुमान लगाया है कि यही नदी क्या है, सुवर्ण नदी है। जबकि राय बहादुर हीरालाल और अन्य इतिहासकारों के आधार पर सोन नदी को क्या कहा गया है, सुवर्ण नदी कहा गया है। ठीक है, अमरकंटक से निकलने वाली जो सोन नदी है इस नदी को ही क्या माना गया है, सुवर्ण नदी माना गया है। ठीक है, तो अब ये कौन सी नदी है इस पर भी मतभेद है, आपको याद रखना है।
मिराशी के अनुसार जांजगीर चांपा का सोना नाला, राय बहादुर व अन्य इतिहासकारों के राय के आधार पर अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी को ही सुवर्ण नदी माना गया है। ठीक है, देखिए अमरकंटक जो रहा है प्राचीन काल से एक बहुत ही क्या रहा है, पुण्य क्षेत्र और धार्मिक स्थल रहा है। तो पुराने लोग क्या करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो किसी धार्मिक स्थान या पुण्य क्षेत्र से ही अपना क्या करते थे, ताम्रपत्र वगैरह जारी करते थे। तो इतिहासकारों की राय में संभवतः सोन नदी क्या है, सुवर्ण नदी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए ये जो आरंग ताम्रपत्र है, इससे हमें कुछ बातों की जानकारी मिलती है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि आरंग ताम्रपत्र राजर्षि तुल्यकुल राजवंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। इसमें कुछ बातें हैं, विशेष तौर पर आप देखिए, पहला कि इस वंश के शासकों के नाम का उल्लेख है। इस वंश के 6 शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है आरंग ताम्रपत्र से। ठीक है, हालांकि सिर्फ नाम का ही उल्लेख है, उनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन पहली बात कि आरंग ताम्रपत्र से इस वंश के 6 शासकों की जानकारी मिलती। ठीक है, दूसरी बात इस वंश के शासन काल की जानकारी है। ठीक है, इस वंश के शासन काल की जानकारी है और शासन क्षेत्र की। ठीक है, शासन काल और शासन क्षेत्र की जानकारी का हम अनुमान लगा सकते हैं इस ताम्रपत्र के अनुसार। ठीक है, इस ताम्रपत्र को जारी करने का जो समय है वो 282 ईस्वी या 182 ईस्वी गुप्त संवत लिखा हुआ है। ठीक है, इसका अगर हम काल निर्धारण करें तो 282 या 182, मतलब इसे ठीक तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन 282 या 182 ईस्वी गुप्त संवत ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, देखिए एक शासक हुए गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, अपने राज्याभिषेक के अवसर पर गुप्त संवत चलाया। एक नए कैलेंडर को क्या किया उसने, शुरुआत की, गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 319 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है 282 ईस्वी गुप्त संवत और 182, तो लगभग अगर हम इसमें 182 और 319 को जोड़ें तो 500 ईस्वी के करीब हम पहुंचते हैं, और 282 319 को जोड़ें तो 600 के करीब। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि 5वीं से 6ठी शताब्दी तक क्या रहा होगा, इस वंश का शासनकाल रहा होगा। ठीक है, अब चूंकि इस वंश ने क्या किया, गुप्त संवत का प्रयोग किया, तो ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ये शासक जो थे संभवतः क्या थे, गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, राजर्षि तुल्यकुल राजवंश जो था ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार करता था। ये हमें क्या होता है, इस तिथि से स्पष्ट होता है, क्योंकि इस वंशों ने क्या किया, महाराज की उपाधि धारण की, और उस समय महाराज की उपाधि धारण करने वाले किसी न किसी शासक के अधीन हुआ करते थे, तो इन्होंने महाराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इस ताम्रपत्र से, ठीक है, एक गांव था भट्टपालिका। भट्टपालिका गांव दान में दिए जाने का साक्ष्य है या उल्लेख मिलता है। ठीक है, भट्टपालिका ग्राम को दान में दिए जाने का उल्लेख है। ठीक है, जो भीमसेन द्वितीय थे उन्होंने अपने और अपने पूर्वजों की स्मृति में क्या किया था, भट्टपालिका नामक गांव दान में दिया था। ठीक है, ये प्रथा रही है कि हम ब्राह्मणों को क्या करते रहे हैं, गांव दान में दिया करते थे, ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को। तो इसने क्या किया, हरि स्वामी और बोप स्वामी नामक ब्राह्मणों को क्या किया था, इसने गांव दान में दिया था। तो ये 3 चीज की जानकारी हमको यहां से स्पष्टता मिलती है। शासकों का नाम अभी हम देखेंगे, शासन काल, शासन क्षेत्र, भट्टपालिका ग्राम।
ठीक है, क्योंकि ये ताम्रपत्र आरंग से प्राप्त हुआ है, तो आरंग को ही क्या मानते हैं इतिहासकार, इनका शासन क्षेत्र मानते हैं। संभवतः आरंग में ही इनकी राजधानी रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शासकों का नाम जिनसे प्रश्न पूछा गया है। अगर हम इस वंश का एक ओवरव्यू करें तो देखिए, राजर्षि तुल्य कुल राजवंश छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में शासन किया। ठीक है, संभवतः ये जो राजवंश था, इन्होंने बिलासपुर और रायपुर के कुछ क्षेत्रों में शासन किया। वर्तमान में बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग, ऐसा आप मानिए। ठीक है, इनका शासनकाल का जो जानकारी है वो हमें एकमात्र जानकारी का स्रोत है आरंग ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र से हमें इसके वंश की जानकारी मिलती है। हालांकि कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन आरंग ताम्रपत्र ही क्या है, इस वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। आरंग ताम्रपत्र से हमें इस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, शासन काल या शासन क्षेत्र की जानकारी मिलती है, और एक गांव को दान में दिए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, अगर हम महत्वपूर्ण शासकों का नाम याद रखें तो इस वंश के पहले शासक का नाम का जो उल्लेख आया है वो है शूरा। ठीक है, शूरा, इनके बारे में जानकारी नहीं है, नाम का बस उल्लेख है शूरा। ठीक है, इस वंश का पहला शासक था सूरा, इसीलिए इस वंश को सूरा राजवंश भी कहा जाता है। तो सूरा राजवंश या राजर्षि तुल्य कुल राजवंश संभवतः एक ही है। ठीक है, तो सूरा राजवंश या राजर्षि तुल्य कुल राजवंश, सूरा। ठीक है, सूरा के बाद था दैत, एक राजा हुआ सूरा दैत विभीषण। ठीक है, 3 राजाओं का नाम आपको एक साथ याद रखना है, सूरा दैत विभीषण, सूरा दैत विभीषण। उसके बाद भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय, ये इस वंश का अंतिम शासक। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है इनका नाम याद रखना। देखिए, 3 नाम को एक साथ पढ़िए, सूरा दैत विभीषण। ठीक है, सूरा दैत विभीषण। उसके बाद देखो भीमसेन प्रथम, भीमसेन द्वितीय, और बीच में पुट कर दीजिए दैत वर्मा द्वितीय या दैत द्वितीय, दैत या दायित नाम मिलता है। ठीक है, तो सूरा दैत विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ठीक है, इनका क्रम याद रखिएगा क्योंकि क्रम एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सूरा दैत विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय, ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें और हैं इसमें, एक दो बात जो आपको याद रखनी है। एक बात इतिहासकारों का ये मानना है कि जो सूरा वंश थे ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, ये क्या थे, गुप्तों के अधीन थे, एक बात। ठीक है, दूसरी बात हमको ये याद रखनी है कि इनका जो ताम्रपत्र था, उस ताम्रपत्र से हमें कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली, ना ही किसी रानी की जानकारी है, ना मंत्री की, ना सेनापति की। ठीक है, ना ही शासन क्षेत्र की, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। ठीक है, एक, ठीक है, प्राचीन भारत जिन्होंने लिखा, सॉरी प्राचीन छत्तीसगढ़ जिन्होंने लिखा, प्राचीन छत्तीसगढ़ लिखा प्यारेलाल गुप्ता ने। तो प्यारेलाल गुप्ता ने बताया कि एक खारवेल का प्रशस्ति है, कलिंग के शासक खारवेल का एक प्रशस्ति है। ठीक है, इस खारवेल की प्रशस्ति में खारवेल को राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत लिखा गया है। ठीक है, देखिए इस खारवेल की प्रशस्ति में खारवेल को राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, राजर्षि वंश तुल्य कुल विंसृत। ठीक है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि खारवेल जो था संभवतः ये राजर्षि वंश का ही था।
ठीक है। खारवेल संभवतः क्या है, राजर्षि वंश का ही रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और खारवेल के पतन के पश्चात इस वंश ने क्या किया होगा, जो हमारा दंडक का क्षेत्र है उस क्षेत्र में इन्होंने राज स्थापित किया होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर इस वंश का पतन, इसके पतन के बारे में भी एक बात है। ठीक है, इस वंश का पतन कैसे हुआ इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि वाकाटकों ने क्या किया था, वाकाटक का जब आक्रमण हुआ इन क्षेत्र में, ठीक है, किसका, वाकाटक वंश का जब आक्रमण हुआ, ठीक है, उन्हीं के आक्रमण से क्या हुआ होगा, इनका पतन हुआ होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि इस वंश के एक राजा थे हरिसेन, हमने पढ़ा है, हरिसेन ने अपने आप को कलिंग, कौशल और मैकल का क्या बताया है, अधिपति बताया है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि इस क्षेत्र में भी हरिसेन का शासन था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण एक दो बातों में और, इनकी राज मुद्रा थी सिंह, सिंह जो थी इनकी राज मुद्रा थी, आपको याद रखना है। ठीक है, सिंह जो था क्या था, इनका राज मुद्रा था। और ये जो शासक थे, कौन से शासक, राजर्षि तुल्यकुल राजवंश के शासक, ये राज्य योगी की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, महाराज की उपाधि तो धारण करते ही थे, इन्होंने राज्य योगी की भी उपाधि धारण की। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको और याद रखनी। ठीक है, ये राजर्षि तुल्यकुल राजवंश पूरा कवर हो गया। आप इसे एक दो बार देखिए, एक बार देखिए, इसका नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, और महत्वपूर्ण बातों को याद करें। याद करने के बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। आपसे संभवतः सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, और आप इस विषय से या इस वंश से बेहतर जुड़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।